व्यवसाय की प्रकृति और दायरा। अध्याय 1। इनआईओएस पाठ्यपुस्तक प्रश्नोत्तर। पाठागत प्रश्न 1.1। निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य बताइए। सत्य कथन के सामने टी तथा असत्य कथन के सामने एफ लिखकर बताइए। आई अपने क्लिनिक में मरीजों की देखभाल करने वाला डॉक्टर आर्थिक गतिविधि में लगा हुआ है। उत्तर सच। ई अपने बच्चों के लिए कपड़े सिलने वाली एक माँ एक आर्थिक क्रियाकलाप में लगी हुई है। उत्तर गलत। हो। ई अपने ग्राहकों के लिए कपड़े सिलने वाला एक दर्जी एक आर्थिक क्रियाकलाप में लगा हुआ है। उत्तर सच। एक मंदिर के बाहर भिखारियों को भोजन वितरित करना एक गैर आर्थिक गतिविधि है। उत्तर सच। बी सचिन तेंदुलकर देश के लिए क्रिकेट खेलकर एक गैर आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं। उत्तर गलत। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां आर्थिक हैं और कौन सी गैर आर्थिक हैं। आई दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना। उत्तर गैर आर्थिक। ई स्कूल में पढ़ाना। उत्तर आर्थिक। ई अपने बीमार रिश्तेदार की देखभाल करना। उत्तर गैर आर्थिक। एफ रेडियो सुनना। उत्तर गैर आर्थिक। बी स्थानीय बाजार में फल और सब्जियां बेचना। उत्तर आर्थिक। बी घर पर परिवार के सदस्यों के लिए भोजन तैयार करना। उत्तर गैर आर्थिक। बी कार्यालय में काम करना। उत्तर आर्थिक। पाठागत प्रश्न 1.2। रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। आई वह आर्थिक गतिविधि जिसमें कोई व्यक्ति नियमित रूप से लगा रहता है उसे उसका अंडरस्कोप कहा जाता है। उत्तर व्यवसाय। ई एक पेशेवर को किसी विशेष क्षेत्र में अंडरस्कोप और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उत्तर विशिष्ट ज्ञान। ई वह व्यवसाय जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और निश्चित आय अर्जित करते हैं उसे अंडरस्कोप कहा जाता है। उत्तर रोजगार। एक पेशेवर निकाय सभी पेशेवरों के लिए अंडरस्कोप निर्धारित करके हर पेशे को नियंत्रित करता है। उत्तर आचार संहिता। बी रोजगार की शर्तें और नियम अंडरस्कोप द्वारा तय किए जाते हैं। उत्तर नियोक्ता। 1। कॉलम ए के वाक्यांशों का कॉलम बी के वाक्यांशों से मिलान करें। स्तंभ ए स्तंभ बी। आई व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य। क विशेष कौशल। ई पेशे का प्राथमिक उद्देश्य। ख लाभ कमाना। ई किसी पेशे के लिए अनिवार्य आवश्यकता। ग पेशा। एफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यवसाय। घ सेवा प्रदान करना। उत्तर स्तंभ ए स्तंभ बी। आई व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य। ख लाभ कमाना। ई पेशे का प्राथमिक उद्देश्य। घ सेवा प्रदान करना। ई टी पेशे के लिए अनिवार्य आवश्यकता। क विशेष कौशल। एफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यवसाय। ग पेशा। अंतःपाठ्य प्रश्न 1.3। आई राहुल नामक एक दुकानदार कई तरह की गतिविधियों में लगा हुआ है जिन्हें वह व्यवसाय कहता है। उनमें से प्रत्येक की जांच करें और बताएं कि आप उससे सहमत हैं या नहीं। प्रत्येक कथन के सामने सहमत या असहमत लिखें। आई राहुल ने अपनी दुकान में ग्राहकों को ब्रेड बेची। उत्तर सहमत। ई उसने अपनी छोटी बहन को देने के लिए एक पेन खरीदा। उत्तर असहमत। ई उसने अपना पुराना टेलीविजन सेट अपने पड़ोसी को 3000 रुपए में बेच दिया। उत्तर असहमत। एफ राहुल ने अपने ग्राहकों को बेचने के लिए पोल्ट्री फार्म से अंडे खरीदे। उत्तर सहमत। बी राहुल 10 रुपए मूल्य का दूध का पैकेट एक ग्राहक को 12 रुपए में बेचता है। उत्तर सहमत। बी राहुल ने अपने परिवार के लिए 30 रुपए की सब्जियां खरीदी। उत्तर असहमत। बी उन्होंने अपनी दुकान से गरीब बच्चों को मुफ्त में बिस्कुट बांटे। उत्तर असहमत। 2। नीचे व्यवसाय के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। सही कथन के सामने आर और गलत कथन के सामने डब्ल्यू लिखें। आई राष्ट्रीय एकीकरण में व्यवसाय की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि यह केवल वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करता है। उत्तर डब्ल्यू। ई व्यवसाय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में योगदान नहीं देता है। उत्तर डब्ल्यू। ई नए एवं नवीन उत्पादों को विकसित करने के लिए औद्योगिक अनुसंधान किया जाता है। उत्तर आर। एफ व्यवसाय विदेशी देशों से माल के आयात की अनुमति नहीं देता है। उत्तर डब्ल्यू। बी व्यवसाय रोजगार पैदा करके गरीबी को कम करने में मदद करता है। उत्तर आर। बी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के माध्यम से देश की सकारात्मक छवि बनाता है। उत्तर आर। अंतःपाठ्य प्रश्न 1.4। नीचे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। कुछ कथन सत्य हैं और कुछ असत्य हैं। सत्य कथनों को पहचानें। आई वस्तुओं की मांग का सृजन व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य है। उत्तर गलत। ई व्यवसायियों द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई पूंजी की मात्रा के अनुपात में लाभ अर्जित किए जाने की अपेक्षा की जाती है। उत्तर सच। ई व्यवसायियों के लिए हमेशा यह आवश्यक नहीं होता कि वे सामग्रियों का सर्वोत्तम उपयोग करें। उत्तर गलत। एफ व्यवसायी को व्यवसाय से अर्जित लाभ का उपयोग केवल अपने जीवन यापन के लिए करना चाहिए। उत्तर गलत। बी रोजगार सृजन व्यवसाय का प्राथमिक आर्थिक उद्देश्य है। उत्तर गलत। अंतःपाठ्य प्रश्न 1.5। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। आई व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य इस धारणा पर आधारित है कि जो व्यवसाय के लिए अच्छा है वह समाज के लिए भी अच्छा है। उत्तर गलत। ई उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन और आपूर्ति व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। उत्तर सही है। ई उत्पाद की मांग का सृजन व्यवसाय का एक सामाजिक उद्देश्य है। उत्तर गलत। एफ जनता के लिए खेल परिसर की स्थापना व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य है। उत्तर गलत। बी जमाखोरी और कालाबाजारी को व्यापार के लिए वांछनीय माना जाता है। उत्तर गलत। अंतःपाठ्य प्रश्न 1.6। नीचे व्यवसाय के मानवीय उद्देश्यों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। बताइए कि उनमें से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। आई व्यवसायियों को उचित पारिश्रमिक देना चाहिए जिससे कर्मचारी काम के लिए प्रेरित होंगे। उत्तर सच। ई व्यावसायिक इकाइयों को कर्मचारियों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करनी चाहिए। उत्तर सच। ई व्यवसायियों को विकलांग व्यक्तियों की मदद नहीं करनी चाहिए जब तक कि वे व्यवसाय में कार्यरत न हो।
उत्तर गलत। ए, व्यावसायिक इकाइयों को महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों को नजरअंदाज करना चाहिए। उत्तर गलत। बी, समाज में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना व्यवसाय का एक आर्थिक उद्देश्य है। उत्तर गलत। अंतःपाठ्य प्रश्न 1.7 कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरें। आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य पर उत्पादन और वितरण करना व्यवसाय का एक अंडरस्कोर उद्देश्य है। सामाजिक, राष्ट्रीय, मानवीय। उत्तर सामाजिक। ई, देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए व्यावसायिक इकाइयों को अंडरस्कोर बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। निर्यात, आयात, कीमतें। उत्तर निर्यात। ई, व्यावसायिक इकाइयों को करों का भुगतान ईमानदारी से और अंडरस्कोर करना चाहिए। कभी कभी, अक्सर, नियमित रूप से। उत्तर नियमित रूप से। ए, व्यवसाय को अपने सभी अंडरस्कोर मालिक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। उत्तर कर्मचारी। अंतःपाठ्य प्रश्न 1.8 रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। प्रत्येक व्यवसाय अंडरस्कोर के अंतर्गत संचालित होता है। उत्तर समाज। ई, व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी से तात्पर्य व्यवसाय के उन सभी कर्तव्यों और अंडरस्कोर से है जो समाज के कल्याण के लिए निर्देशित हैं। उत्तर दायित्व। ई, उपभोक्ताओं को उच्च मूल्य पर अंडरस्कोर वस्तुएं उपलब्ध कराकर निवेशकों को अच्छा रिटर्न देना सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना है। उत्तर निम्नतर। एक, सरकारी विनियमनों से बचने के लिए व्यापारिक घरानों को अपना कर्तव्य अंडरस्कोर निभाना चाहिए। उत्तर स्वेच्छा से। बी, व्यवसाय की कमाई उसकी गतिविधियों की सार्वजनिक अंडरस्कोर पर निर्भर करती है। उत्तर छवि। बी, आज अंडरस्कोर के कारण पूरा विश्व एक बड़ा बाजार बन गया है। उत्तर वैश्वीकरण। बी, अंडरस्कोर का तात्पर्य है कि एक व्यवसाय को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान समाज के लिए कोई हानिकारक कार्य नहीं करना चाहिए। उत्तर सामाजिक उत्तरदायित्व। बी, सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा व्यवसायियों को लाभ कमाने के लिए अनुचित तरीके जैसे कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट, कर चोरी और ग्राहकों को धोखा देने आदि से रोकती है। उत्तर हतोत्साहित करता है। अंतःपाठ्य प्रश्न 1.9 ऊपर चर्चा की गई विभिन्न हित समूहों के प्रति व्यवसाय की विभिन्न जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं। बताइए कि कौन सी जिम्मेदारी किस विशेष समूह से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण। उत्तर समाज। ई, बेहतर जीवन स्थितियां जैसे आवास, परिवहन, कैंटीन, क्रेच आदि। उत्तर कर्मचारी। ई, खेल और संस्कृति को बढ़ावा देना। उत्तर समाज। ए, बेहतर करियर की संभावनाओं का अवसर। उत्तर कर्मचारी। बी, वस्तुओं और सेवाओं की नियमित आपूर्ति। उत्तर ग्राहक। बी, उचित कार्य स्थितियां और कल्याणकारी सुविधाएं। उत्तर कर्मचारी। बी, उचित एवं किफायती मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाएं। उत्तर ग्राहक। बी, शीघ्र बिक्री के बाद सेवाएं। उत्तर ग्राहक। एक्स, प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवन का संरक्षण। उत्तर समाज। टर्मिनल अभ्यास 1, आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर आर्थिक गतिविधियों के दो उदाहरण इस प्रकार हैं। किसान फसलें बेचने के लिए उगाते हैं। ई, फैक्ट्री या ऑफिस के कर्मचारी काम करते हैं और वेतन पाते हैं। गैर आर्थिक गतिविधियों के दो उदाहरण इस प्रकार हैं। पूजा स्थलों पर जाने वाले लोग। ई, बाढ़ और भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करना। 2, आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच अंतर करें। उद्देश्य। ई, परिणाम। उत्तर आधार। आर्थिक गतिविधियां। गैर आर्थिक गतिविधियां। उद्देश्य पैसा कमाना। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। ई, परिणाम धन एवं परिसंपत्तियों के सृजन को बढ़ावा मिलेगा। संतुष्टि और खुशी की ओर ले जाएं। 3, व्यवसाय से क्या तात्पर्य है। उत्तर व्यवसाय से तात्पर्य उस गतिविधि से है जिसमें व्यक्ति नियमित रूप से खुद को समर्पित करता है, विशेष रूप से उसका नियमित कार्य या जीविका कमाने का साधन। 4, रोजगार की कोई दो विशेषताएं बताइए। उत्तर रोजगार की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं। निश्चित मजदूरी एवं वेतन। 5, पेशे की कोई दो विशेषताएं बताइए। उत्तर पेशे की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शिक्षा आवश्यक है। स्थापना के लिए सीमित पूंजी की आवश्यकता। 6, व्यवसाय शब्द को परिभाषित करें। उत्तर व्यवसाय को लाभ कमाने के उद्देश्य से बिक्री, हस्तांतरण और विनिमय के लिए वस्तुओं और सेवाओं के नियमित उत्पादन या खरीद से जुड़ी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है। 7, बधाईगिरी करने वाले व्यक्ति को हम व्यवसाय में लगे हुए क्यों कहते हैं। उत्तर वोकेशन शब्द का अर्थ है एक निश्चित प्रकार का काम करते हुए अपना जीवन बिताने की तीव्र इच्छा। लोग बढ़ई बनना इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें बधाईगिरी का शौक होता है और इसीलिए हम बढ़ई को वोकेशन में लगे हुए कहते हैं। 8, अपने लिए जूते बनाने वाला मोची व्यवसाय में संलग्न नहीं है, क्यों। उत्तर चूंकि वह ये काम अपने लिए कर रहा है और यह कोई व्यावसायिक गतिविधि भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई लाभ नहीं कमाया जा रहा है। 9, व्यवसाय की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर व्यवसाय की आवश्यक विशेषताएं इस प्रकार हैं। वस्तुओं और सेवाओं का सौदा। व्यवसाय में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में लगे हुए हैं। ये वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं जैसे ब्रेड, मक्खन, दूध, चाय आदि हो सकती हैं या पूंजीगत वस्तुएं जैसे संयंत्र, मशीनरी, उपकरण आदि। सेवाएं परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, विज्ञापन आदि के रूप में हो सकती हैं। वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री या विनिमय। यदि कोई व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए या किसी अन्य को उपहार देने के लिए किसी उत्पाद का उत्पादन या खरीद करता है तो वह व्यवसाय में संलग्न नहीं होता है। लेकिन जब वह किसी को बेचने के लिए वस्तुओं का उत्पादन या खरीद करता है तो वह व्यवसाय में संलग्न होता है। इस प्रकार व्यवसाय में उत्पादित या खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का खरीदारों और विक्रेताओं के बीच पैसे या माल वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत के लिए विनिमय किया जाना चाहिए। वस्तुओं की बिक्री या विनिमय के बिना गतिविधियों को व्यवसाय नहीं माना जा सकता है। वस्तुओं और सेवाओं का नियमित आदान प्रदान, उत्पादन या खरीद और बिक्री की गतिविधियां नियमित आधार पर की जानी चाहिए। आमतौर पर एक अलग लेन देन को व्यवसाय नहीं माना जाता है।
उदाहरण के लिए, अगर राजू ने अपनी पुरानी कार हरी को बेची, तो इसे व्यवसाय नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह नियमित आधार पर कारों की खरीद और बिक्री जारी न रखे। एक निवेश की आवश्यकता, प्रत्येक व्यावसायिक गतिविधि के लिए भूमि, श्रम या पूंजी के रूप में कुछ मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों का उपयोग वितरण और उपभोग के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। लाभ कमाने का उद्देश्य, व्यावसायिक गतिविधियां लाभ के माध्यम से आय अर्जित करने के प्राथमिक उद्देश्य से की जाती हैं। बिना लाभ के लंबे समय तक जीवित रहना संभव नहीं है। व्यवसाय को बढ़ाने और विस्तार करने के लिए भी लाभ कमाना आवश्यक है। जोखिम और आय की अनिश्चितता शामिल है। हम जानते हैं कि हर व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यवसायी जो विभिन्न संसाधनों का निवेश करता है, वह उचित मात्रा में रिटर्न की उम्मीद करता है, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसे मिलने वाला इनाम हमेशा अनिश्चित होता है। कभी कभी उसे लाभ मिलता है और कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भविष्य अप्रत्याशित होता है और व्यवसायी के पास व्यावहारिक रूप से कुछ कारकों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है जो उसकी कमाई को प्रभावित करते हैं। 10. व्यवसाय से क्या तात्पर्य है? व्यवसाय की कोई दो विशेषताएं बताइए। उत्तर: व्यवसाय से तात्पर्य किसी भी मानवीय गतिविधि से है जो नियमित आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, बिक्री या खरीद के माध्यम से लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। व्यवसाय की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। आय निवेश की आवश्यकता, प्रत्येक व्यावसायिक गतिविधि के लिए भूमि, श्रम या पूंजी के रूप में कुछ मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों का उपयोग वितरण और उपभोग के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। लाभ कमाने का उद्देश्य, व्यावसायिक गतिविधियां लाभ के माध्यम से आय अर्जित करने के प्राथमिक उद्देश्य से की जाती हैं। बिना लाभ के लंबे समय तक जीवित रहना संभव नहीं है। व्यवसाय को बढ़ाने और विस्तार करने के लिए भी लाभ कमाना आवश्यक है। 11. व्यवसाय पेशे से किस प्रकार भिन्न है? लगभग 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: पेशे से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है जिसके लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और हर पेशे का प्राथमिक उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है। एक पेशेवर निकाय हर पेशे को नियंत्रित करता है। दूसरी ओर व्यवसाय किसी भी मानवीय गतिविधि को संदर्भित करता है जो नियमित आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, बिक्री या खरीद के माध्यम से लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। 12. व्यावसायिक गतिविधियों की व्यापक श्रेणियों पर चर्चा करें। उदाहरण दें। उत्तर: व्यावसायिक गतिविधियों की व्यापक श्रेणियों पर नीचे चर्चा की गई है। आय परिचालन व्यवसाय गतिविधियां। परिचालन गतिविधियां किसी कंपनी की दैनिक गतिविधियां होती हैं जिसमें उसके उत्पाद का उत्पादन और बिक्री, राजस्व उत्पन्न करना, साथ ही सामान्य प्रशासनिक और रखरखाव गतिविधियां शामिल होती हैं। किसी कंपनी के लिए प्रमुख परिचालन गतिविधियों में विनिर्माण, बिक्री, विज्ञापन और विपणन गतिविधियां शामिल हैं। उदाहरण: आय बिक्री से नकदी की प्राप्ति, प्राप्य खातों का संग्रह। निवेश व्यवसाय गतिविधियां। निवेश व्यवसाय गतिविधियां वे हैं जिन्हें एक से अधिक वर्षों में पूंजीकृत किया जाता है और आमतौर पर नकदी प्रवाह विवरण के दूसरे भाग के रूप में दिखाई देते हैं। इस भाग में नकदी के उपयोग के रूप में दीर्घकालिक परिसंपत्तियों की खरीद दर्ज की जाती है। उदाहरण: आय अचल संपत्तियों की खरीद। निवेश बिक्री आय। व्यावसायिक गतिविधियों का वित्तपोषण। वित्तपोषण गतिविधियां किसी व्यवसाय और उसके ऋणदाताओं तथा मालिकों के बीच संसाधन प्राप्त करने या वापस करने के लिए किए जाने वाले लेन देन हैं। दूसरे शब्दों में, वित्तपोषण गतिविधियां कंपनी को निधि प्रदान करती हैं, ऋणदाताओं को चुकाती हैं तथा मालिकों को निवेश पर प्रतिफल प्रदान करती हैं। वित्तपोषण गतिविधियों में शामिल हैं इक्विटी जारी करना और पुनर्खरीद करना। उदाहरण: आय लाभांश का भुगतान, सामान्य स्टॉक जारी करना, ऋण। 13. सामान्यतः लोग किन 3 प्रकार के व्यवसायों में लगे रहते हैं? उत्तर: नीचे 3 प्रकार के व्यवसायों पर चर्चा की गई है जिनमें लोग आमतौर पर लगे रहते हैं। आय प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय प्रकृति से संबंधित है। इस पेशे में, जैसे किसान, मछुआरे और खनिक, व्यक्ति पर्यावरण या कच्चे संसाधनों से संबंधित काम से संबंधित होता है। द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय वे सभी कार्य हैं जो नियमित रोजगार के अलावा किए जाते हैं और जिनका निजी जीवन से कोई संबंध नहीं होता। इनमें अन्य रोजगार में अतिरिक्त काम करना, असाइनमेंट पूरा करना या अपने सामान्य रोजगार के अलावा निजी व्यवसाय चलाना शामिल है। तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय तृतीयक या सेवा क्षेत्र में रोजगार है। इसे सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के लिए उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। बैंकिंग, बीमा, व्यापार और संचार इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 14. यदि लेन देन में नियमितता नहीं है तो किसी गतिविधि को व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तरों के समर्थन में कारण बताएं। उत्तर: हाँ, आर्थिक लेन देन की नियमितता ही व्यापार का सार है। पैसे के लिए वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की निरंतरता या नियमितता होनी चाहिए। व्यापार एक नियमित गतिविधि है। ये हर पहलू में नियमितता चाहता है। लेन देन में नियमितता व्यापार की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपना घर बेचता है और कुछ लाभ कमाता है तो इसे व्यापार नहीं कहा जा सकता। 15. रिटर्न की अनिश्चितता के बावजूद एक व्यवसायी व्यवसाय में पैसा लगाने को क्यों तैयार है? उत्तर: एक व्यवसायी जानता है कि जोखिम और इनाम एक साथ चलते हैं। अनिश्चितता का जोखिम जितना अधिक होगा, हमारे निवेश पर उच्च रिटर्न की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जोखिम प्रबंधन को अपनाकर व्यवसाय अनिश्चितता को अवसरों में बदल सकते हैं। जोखिम प्रबंधन अनिश्चितता से निपटने का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें संभावित जोखिमों की पहचान करना, उनकी संभावना और संभावित प्रभाव का विश्लेषण करना और उन जोखिमों को करने के लिए रणनीति विकसित करना शामिल है। 16. लाभ कमाना व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है। समझाइए। उत्तर: किसी भी व्यवसाय की सफलता उसके लगातार लाभ कमाने की क्षमता पर निर्भर करती है। लाभ किसी कंपनी के राजस्व में से व्यय घटाकर प्राप्त होता है। किसी व्यवसाय के लिए लाभ कमाना महत्वपूर्ण है क्योंकि लाभप्रदता इस बात को प्रभावित करती है कि क्या कोई कंपनी बैंक से वित्तपोषण प्राप्त कर सकती है, अपने संचालन के लिए निवेशकों को आकर्षित कर सकती है और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकती है।
जिस कंपनी के पास शुरू में निवेशक या वित्तपोषण नहीं होता है, उसका लाभ निगम की एकमात्र पूंजी हो सकती है। किसी कंपनी को बनाए रखने और चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी या वित्तीय संसाधनों के बिना व्यवसाय की विफलता आसन है। 17. व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों की व्याख्या करें। उत्तर: आर्थिक व्यवसाय के आवश्यक उद्देश्य इस प्रकार हैं। आय ग्राहकों का निर्माण। जब तक उत्पाद और सेवाएं खरीदने वाले ग्राहक नहीं होंगे, तब तक कोई व्यावसायिक इकाई जीवित नहीं रह सकती। फिर से एक व्यवसाय तभी लाभ कमा सकता है जब वह उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामान और सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए उसे अपने मौजूदा और नए उत्पादों के लिए अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने की आवश्यकता होती है। यह विभिन्न विपणन गतिविधियों की मदद से हासिल किया जाता है। निरंतर नवाचार। व्यवसाय अत्यधिक गतिशील होता है और कोई भी उद्यम अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों को अपनाकर ही सफल हो सकता है। नवाचार का अर्थ है परिवर्तन, जो उत्पादों में सुधार लाता है। वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में सुधार होता है। लागत में कमी और बिक्री में वृद्धि से व्यवसाय को अधिक लाभ होता है। हथकरघा के स्थान पर बिजली से चलने वाले करघे का उपयोग, खेतों में हाथ से चलने वाले औजारों के स्थान पर ट्रैक्टरों का उपयोग आदि नवाचार के परिणाम हैं। संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए आपके पास पर्याप्त पूंजी या धन होना चाहिए। पूंजी की राशि का उपयोग मशीनरी और कच्चा माल खरीदने, लोगों को नियुक्त करने और दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए नकदी रखने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लोगों, सामग्रियों, धन और मशीनों जैसे विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिकों को नियुक्त करके, मशीनों का पूरा उपयोग करके और कच्चे माल की बर्बादी को कम करके इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। 18. व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य बताएं। उत्तर: सामाजिक व्यवसाय के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य नीचे चर्चा किए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और आपूर्ति। चूंकि व्यवसाय समाज के विभिन्न संसाधनों का उपयोग करता है, इसलिए समाज व्यवसाय से गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा करता है। व्यवसाय का उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना और उन्हें सही समय पर और सही कीमत पर आपूर्ति करना होना चाहिए। उन्हें समाज को प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के अनुसार कीमत वसूलनी चाहिए। निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को अपनाना। हर समाज में जमाखोरी, कालाबाजारी और ज्यादा कीमत वसूलना जैसी गतिविधियां अवांछनीय मानी जाती हैं। इसके अलावा भ्रामक विज्ञापन अक्सर उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में गलत धारणा देते हैं। व्यावसायिक इकाई को ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जरूरी वस्तुओं की कृत्रिम कमी नहीं पैदा करनी चाहिए या कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। ये सभी गतिविधियां बदनामी का कारण बनती हैं और कभी-कभी व्यापारियों को कानून के तहत दंड और यहां तक कि कारावास का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यवसाय का उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को अपनाना होना चाहिए। समाज के सामान्य कल्याण में योगदान। व्यावसायिक इकाइयों को समाज के सामान्य कल्याण और उत्थान के लिए काम करना चाहिए। बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज चलाना, लोगों को आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना, चिकित्सा सुविधाओं के लिए अस्पताल स्थापित करना और आम जनता के लिए पार्क, खेल परिसर आदि जैसी मनोरंजक सुविधाएं प्रदान करना इसके लिए जरूरी है। 19. व्यवसाय के राष्ट्रीय उद्देश्यों के महत्व को समझाएं। उत्तर: व्यवसाय के राष्ट्रीय उद्देश्य नीचे सूचीबद्ध हैं। रोजगार सृजन। व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य लोगों के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसे नई व्यावसायिक इकाइयां स्थापित करके, बाजारों का विस्तार करके, वितरण चैनलों को चौड़ा करके हासिल किया जा सकता है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक व्यवसायी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करे। उससे ये भी अपेक्षा की जाती है कि वह सभी कर्मचारियों को काम करने और प्रगति करने के समान अवसर प्रदान करे। इस उद्देश्य के लिए समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार उत्पादन। व्यावसायिक इकाइयों को सरकार की योजनाओं और नीतियों में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन और आपूर्ति करनी चाहिए। हमारे देश में व्यापार के राष्ट्रीय उद्देश्यों में से एक उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाना होना चाहिए। एक देश के राजस्व में योगदान दें। व्यापारियों को अपने करों और बकाया राशि का ईमानदारी से और नियमित रूप से भुगतान करना चाहिए। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, जिसका उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता और निर्यात संवर्धन। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापारिक इकाइयों पर वस्तुओं के आयात को सीमित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा प्रत्येक व्यापारिक इकाई को निर्यात बढ़ाने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने का लक्ष्य रखना चाहिए। 20. व्यवसाय के मानवीय उद्देश्यों को गिनाएं और समझाएं। उत्तर: व्यवसाय के महत्वपूर्ण मानवीय उद्देश्य नीचे सूचीबद्ध हैं। कर्मचारियों की आर्थिक भलाई। व्यवसाय में कर्मचारियों को प्रदर्शन के लिए उचित पारिश्रमिक और प्रोत्साहन, भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधाएं, आवास सुविधाएं आदि प्रदान की जानी चाहिए। इससे वे काम में अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं और व्यवसाय के लिए अधिक योगदान देते हैं। कर्मचारियों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। व्यावसायिक इकाइयों का कर्तव्य है कि वे अपने कर्मचारियों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करें। ये काम को रोचक और चुनौतीपूर्ण बनाकर, सही व्यक्ति को सही काम पर लगाकर और काम की एकरसता को कम करके संभव है। इसके अलावा कर्मचारियों की शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए और निर्णय लेते समय उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी खुश और संतुष्ट हैं तो वे काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं। मानव संसाधन का विकास। मानव होने के नाते कर्मचारी हमेशा पेशेवर रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके विकास के लिए उचित प्रशिक्षण के साथ साथ विकास की भी आवश्यकता होती है। यदि नियोजित लोग समय के साथ अपने कौशल में सुधार कर सकें और अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास कर सके तो व्यवसाय समृद्ध हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करे। एक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की भलाई। व्यावसायिक इकाइयां समाज का अभिन्न है, इसलिए उन्हें पिछड़े वर्गों और शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों की मदद करनी चाहिए। ये कई तरीकों से किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए समुदाय में पिछड़े लोगों की कमाई की क्षमता में सुधार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जा सकती है। व्यावसायिक इकाइयां उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति देकर मेधावी छात्रों की मदद और प्रोत्साहन भी कर सकती हैं। 21 व्यवसाय के वैश्विक उद्देश्य की व्याख्या करें। उत्तर वैश्विक उद्देश्य व्यवसाय के आवश्यक उद्देश्य इस प्रकार हैं। आजीवन स्तर में सुधार, राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने से दुनिया भर में उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध हो जाता है। एक देश के लोगों को उसी तरह के सामान का उपयोग करने को मिलता है जो दूसरे देशों के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। राष्ट्रों के बीच असमानताओं को कम करना, व्यवसाय को अपने संचालन का विस्तार करके दुनिया के अमीर और गरीब देशों के बीच असमानताओं को कम करने में मदद करनी चाहिए। विकासशील और अविकसित देशों में पूंजी निवेश के माध्यम से यह उनके औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना, व्यवसाय को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करनी चाहिए जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों और जिनकी विदेशी बाजारों में भारी मांग हो। इससे निर्यातक देश की छवि सुधरेगी और देश के लिए अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी। 22 व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारियों से क्या तात्पर्य है। उत्तर सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा व्यापारियों को लाभ कमाने के लिए कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट, करचोरी और ग्राहकों को धोखा देने जैसे अनुचित तरीकों को अपनाने से हतोत्साहित करती है। इसके बजाय यह उन्हें व्यवसाय के विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने कर्मचारियों को बेहतर काम करने और रहने की स्थिति प्रदान करके, अपने ग्राहकों को बेहतर उत्पाद, बिक्री के बाद सेवा आदि प्रदान करके और साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करके और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करके। 23 उन हित समूहों की सूची तैयार करें जिनके साथ व्यवसाय अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में अंतःक्रिया करता है। उत्तर एक व्यवसाय की विभिन्न समूहों के प्रति विभिन्न जिम्मेदारियां जिनके साथ वह बातचीत करता है। व्यवसाय आमतौर पर किसके साथ बातचीत करता है। मालिक, निवेशक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतिस्पर्धी, सरकार और समाज। 24 व्यवसाय को समाज के प्रति उत्तरदायी क्यों होना चाहिए। कोई 3 कारण बताइए। उत्तर समाज में व्यक्ति, समूह, संगठन, परिवार आदि शामिल होते हैं। ये सभी समाज के सदस्य हैं। वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और लगभग सभी गतिविधियों के निष्पादन में एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। समाज के प्रति जिम्मेदारियां जो इस प्रकार हो सकती हैं। आज समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों की सहायता करना। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन करना। रोजगार सृजन करना। 25 ग्राहकों के प्रति व्यवसाय की जिम्मेदारियां बताइए। उत्तर अपने ग्राहकों के प्रति व्यवसाय की जिम्मेदारियां। उत्पाद और सेवाएं ग्राहकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने में सक्षम होनी चाहिए। उत्पाद और सेवाएं गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में नियमितता होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत उचित और वहनीय होनी चाहिए। उत्पाद के सभी फायदे और नुकसान के साथ साथ उत्पाद का उपयोग करने की प्रक्रिया भी ग्राहकों को बताई जानी चाहिए। बिक्री के बाद उचित सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। उपभोक्ताओं की शिकायतों का यदि कोई हो शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए। अनुचित तरीकों जैसे उत्पाद का कम वजन, मिलावट आदि से बचना चाहिए। 26 व्यवसाय को सरकार के प्रति किस प्रकार उत्तरदायी होना चाहिए। उत्तर व्यवसाय निम्नलिखित तरीके से सरकार के प्रति उत्तरदायी है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इकाइयां स्थापित करना। फीस, शुल्क और करों का नियमित एवं ईमानदारी से भुगतान। एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं में लिप्त न होना। सरकार द्वारा निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का अनुपालन करना तथा रिश्वतखोरी एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के माध्यम से भ्रष्टाचार में लिप्त न होना। 27 पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित करें तथा पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताएं। उत्तर पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य विभिन्न पदार्थों द्वारा पर्यावरण के प्रदूषण से है जिसका सजीव और निर्जीव पदार्थों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से तात्पर्य हवा में किसी भी अवांछित गैसों, धूल कणों आदि की उपस्थिति से है जो लोगों के साथ साथ प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से तात्पर्य अवांछित और हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति के कारण जल के दूषित होने से है जिससे जल उपयोग के अनुपयुक्त हो जाता है। भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण से तात्पर्य भूमि पर बेकार, अवांछित और खतरनाक पदार्थों को डालना है जो हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करते हैं। मिट्टी के प्रति मानवीय लापरवाही के कारण हमारी भूमि प्रदूषित होती है। 28 वायु प्रदूषण के विभिन्न कारणों की व्याख्या करें। उत्तर वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य कारण हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं का उत्सर्जन। विनिर्माण संयंत्रों से धुआं, धूल और रसायनों का उत्सर्जन। परमाणु संयंत्रों से उत्पन्न गैसों और धूल का उत्सर्जन। तेल रिफाइनरियों से निकलने वाला धुआं, जंगलों में पेड़ पौधों का जलना, कोयले का जलना आदि। 29 वायु प्रदूषण के 3 महत्वपूर्ण प्रभाव बताइए। उत्तर वायु प्रदूषण का हमारे आसपास के वातावरण और हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उनमें से कुछ हैं। हवा में ऐसी गैसों की मौजूदगी जिनकी मनुष्यों, जानवरों और पक्षियों को जरूरत नहीं होती, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती हैं। इससे अस्थमा, खांसी और जुकाम, अंधापन, सुनने की क्षमता में कमी, त्वचा रोग आदि जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इससे आनुवंशिक विकार भी होते हैं। लंबे समय में और गंभीर मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। वायु प्रदूषण सर्दियों में धुआं और धूल के कोहरे के साथ मिल जाने से धुआं पैदा करता है। इससे प्राकृतिक दृश्यता कम हो जाती है और आंखों और श्वसन तंत्र में जलन होती है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक सुरक्षात्मक परत है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण ये परत कम हो जाती है और इससे जीन उत्परिवर्तन, आनुवंशिक दोष और त्वचा कैंसर होता है। 30 जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं। उत्तर जल प्रदूषण के प्रभाव हैं। यह मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस आदि जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
इससे विभिन्न जलीय प्रजातियों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इससे पीने के पानी की कमी हो सकती है क्योंकि नदियों और नहरों के साथ साथ भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है। 31 व्यवसाय किस प्रकार पर्यावरण को प्रदूषित करता है? कोई 5 बिंदु बताइए। उत्तर यातायात, भीड़, बाहरी लागत, प्रदूषण, गैर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग और अनुचित अपशिष्ट निपटान कुछ ऐसे प्रतिकूल प्रभाव हैं जो व्यवसाय पर्यावरण पर डालते हैं। व्यवसाय निम्नलिखित तरीकों से प्रदूषण पैदा करता है। विनिर्माण संयंत्रों से गैस और धुएं का उत्सर्जन। मशीनों, वाहनों आदि के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। संयंत्रों की स्थापना के लिए वन भूमि के अधिग्रहण के कारण वनों की कटाई। शहरीकरण और औद्योगिकरण की वृद्धि। नदियों और नहरों में अपशिष्टों और बहिस्रावों का निपटान। 32 पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में व्यवसाय की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर व्यवसाय पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में 3 तरीकों से मदद कर सकता है: निवारक, उपचारात्मक और जागरूकता। निवारक भूमिका, इसका मतलब है कि व्यवसाय को सभी कदम उठाने चाहिए ताकि पर्यावरण को और अधिक नुकसान न पहुंचे। इसके लिए व्यवसाय को प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। व्यवसायियों को मनुष्यों द्वारा पर्यावरण को होने वाले और अधिक नुकसान को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहिए। उपचारात्मक भूमिका, इसका मतलब है कि व्यवसाय को पर्यावरण को जो भी नुकसान पहुंचा है उसे ठीक करना चाहिए। इसके अलावा अगर प्रदूषण को रोकना संभव नहीं है तो साथ ही उपचारात्मक उपाय भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ लगाने, वनीकरण कार्यक्रम से औद्योगिक क्षेत्र के पास वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जागरूकता की भूमिका, इसका मतलब है लोगों, कर्मचारियों और आम जनता दोनों को पर्यावरण प्रदूषण के कारणों और परिणामों के बारे में जागरूक करना ताकि वे स्वेच्छा से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी रक्षा करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए व्यवसाय जन जागरूकता कार्यक्रम चला सकते हैं। आजकल हम पाते हैं कि कुछ व्यावसायिक घरानों ने शहरों और कस्बों में पार्क और उद्यान विकसित करने और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी ली है, जो दर्शाता है कि वे पर्यावरण की परवाह करते हैं। 33 ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय व्यापार को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को सूचीबद्ध करें। उत्तर भारत ने 5000 ईसा पूर्व से ही व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह साबित होता है कि उस समय भारत में योजनाबद्ध शहर उपलब्ध थे और भारतीय वस्त्र, आभूषण और इत्र की दुनिया भर के लोग प्रशंसा करते थे। भारत दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई वस्तुओं का आयात और निर्यात करता था। ये भी सर्वविदित है कि अंग्रेज सबसे पहले भारत में व्यापारी के रूप में आए थे, जिसके कारण यहाँ उनका शासन स्थापित हुआ। औद्योगिक क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज निर्माताओं को फायदा पहुंचाया। भारत से कच्चा माल निर्यात किया जाता था और तैयार माल वापस लाया जाता था। 34 भारत ने व्यापार जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कथन के समर्थन में किन्हीं 4 योगदानों का वर्णन करें। उत्तर भारत ने व्यापार और व्यवसाय की दुनिया में कई तरह से योगदान दिया है। आधुनिक समय में भी प्रयुक्त की जाने वाली गणना की संख्यात्मक प्रणाली भारत में ही विकसित हुई थी। संयुक्त परिवार प्रणाली और व्यापार में श्रम विभाजन यहाँ विकसित हुआ है, जो आज भी प्रचलित है। ग्राहक केंद्रित व्यापार की आधुनिक तकनीक लंबे समय से भारतीय व्यापार का अभिन्न अंग रही है। भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व व्यापार में भारत का योगदान लगभग 4.7% है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में चाय, मोती, कीमती पत्थर, दवा उत्पाद, चावल, मसाले, लौह अयस्क और कपड़ा धागा शामिल हैं। भारत चावल, चाय और आयुर्वेदिक वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। पोस्ट नेविगेशन, पिछला पोस्ट, अगला पोस्ट, संबंधित पोस्ट। इस कक्षा 10 व्यवसाय अध्ययन अध्याय 2 उद्योग और वाणिज्य। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमारे पर का पालन करें। इसके अलावा आप इन अनुभागों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान न्यूज पुस्तक दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूज पुस्तक ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये समाधान न्यूज सभी अंतःपाठ्य प्रश्न 2.1 सही विकल्प पर निशान लगाएं। उद्योग का संबंध उत्पादन वितरण से है। उत्तर उत्पादन। वाणिज्य मुख्यतः उत्पादन वितरण से संबंधित है। उत्तर वितरण। व्हाट्सएप ग्रुप, अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह, अब शामिल हों। इंस्टाग्राम, अब शामिल हों। जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है वह थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता है। उत्तर थोक व्यापारी। 2 दालमिया ऑयल मिल्स रिफाइंड तेल का उत्पादन करती है। थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ता। उत्तर नाम, निर्माता, दालमिया ऑयल मिल्स, थोक विक्रेता, रुचि ऑयल डिपो, खुदरा विक्रेता, बालाजी ग्रोसरी, उपभोक्ता। श्रीमती प्रीति। अंतःपाठ्य प्रश्न 2.2 बहुविकल्पीय प्रश्न। पौधों को उगाने में लगे उद्योगों को किस नाम से जाना जाता है? क निर्माण उद्योग, ख विनिर्माण उद्योग, ग निष्कर्षण उद्योग, घ आनुवंशिक उद्योग। उत्तर डी आनुवंशिक उद्योग। भवन, सड़क और पुल आदि के निर्माण में लगे उद्योगों को किस नाम से जाना जाता है? क निर्माण उद्योग, ख विनिर्माण उद्योग, ग निष्कर्षण उद्योग, घ आनुवंशिक उद्योग। उत्तर क निर्माण उद्योग। ई कॉमर्स का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना। क इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ख व्यक्तिगत रूप से, ग डाकघरों के माध्यम से, घ टी वी के माध्यम से। उत्तर क इलेक्ट्रॉनिक रूप से। व्यापार सहायता में शामिल हैं। क बैंकिंग, ख विनिर्माण, ग खरीदना, घ बेचना। उत्तर क बैंकिंग। बी ई कॉमर्स में शामिल नहीं है। ए 2 बी बी 2 बी, सी बी 2 सी, घ जी 2 जी। उत्तर ए 2 टर्मिनल व्यायाम 1 व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों की व्याख्या करें। उत्तर व्यवसाय शब्द को अलग अलग लेखकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है।
उर्विक और हंट के अनुसार व्यवसाय वह उद्यम है जो किसी ऐसी वस्तु या सेवा का निर्माण, वितरण या प्रावधान करता है जिसकी समुदाय के अन्य सदस्यों को आवश्यकता है और वे इसके लिए भुगतान करने में सक्षम और इच्छुक हैं। व्यावसायिक गतिविधियों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उद्योग। व्यावसायिक गतिविधि के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। यह एक व्यावसायिक गतिविधि है जो उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण से संबंधित है। उद्योग शब्द से तात्पर्य व्यावसायिक गतिविधि के उस भाग से है जो निम्नलिखित से संबंधित है। कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम जैसी सामग्री निकालना निष्कर्षण उद्योग कहा जाता है। कच्चे माल को संसाधित करना और उन्हें तैयार उत्पादों में परिवर्तित करना जैसे साबुन, ब्रेड, पंखे, मशीन, सीमेंट जिसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। निर्माण गतिविधियां जैसे भवन, बांध, पुल, सड़क जिन्हें निर्माण उद्योग कहा जाता है। वाणिज्य मुख्य रूप से वस्तुओं के वितरण से संबंधित है। इसमें वे सभी कार्य शामिल हैं जो वस्तुओं के मुक्त और निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए वाणिज्य शब्द में व्यापार और व्यापार में सहायता शामिल है। 2. ई-कॉमर्स को परिभाषित करें। इसके लाभ बताएं। उत्तर। वाणिज्य या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री। ई-कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई-बिजनेस का एक उपसमुच्चय है जो कंप्यूटर नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, बिक्री और आदान प्रदान है जिसके माध्यम से लेनदेन या बिक्री की शर्तें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित की जाती हैं। ई-कॉमर्स के लाभों पर नीचे चर्चा की गई है। व्यापक विकल्प। एक अच्छी तरह से विकसित कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रणाली की मदद से व्यावसायिक इकाइयां राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर काम कर सकती हैं। इस प्रकार ग्राहकों के पास उत्पादों और सेवाओं के व्यापक विकल्प होते हैं। व्यवसायियों को अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए एक व्यापक बाजार भी मिलता है। बेहतर ग्राहक सेवाएं। वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता बिक्री से पहले और बाद में ग्राहकों को सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर सकते हैं, जैसे उत्पादों के बारे में जानकारी, उपयोग के लिए मार्गदर्शन, उत्पाद की गुणवत्ता और उपयोगिता के बारे में ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देना आदि। ग्राहकों की जरूरतों पर तुरंत प्रतिक्रिया। ई-कॉमर्स में व्यापार लेनदेन में सामान्य खरीद बिक्री की तुलना में बहुत कम समय लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पादक वितरण चैनल को छोटा कर देते हैं और सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं। लागत बचत और कीमत में कमी। ई-कॉमर्स के माध्यम से किए जाने वाले व्यापारिक लेनदेन में लागत में काफी बचत होती है। शोरूम में सामान दिखाने या गोदामों में बड़ा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती। व्यवसाय चलाने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम होती है। इस प्रकार संचालन की लागत स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। इसलिए ग्राहकों को कम दर पर सामान मिल सकता है। बाजार की जानकारी। इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध बाजार की जानकारी तक पहुंच से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं की पहचान करने और तदनुसार नई वस्तुओं और बेहतर सेवाओं का उत्पादन करने में मदद मिलती है। 3. उद्योग से क्या तात्पर्य है? विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर चर्चा करें। उत्तर। व्यावसायिक गतिविधि के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। यह एक व्यावसायिक गतिविधि है जो उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण से संबंधित है। उत्पाद उपभोक्ता के सामान के साथ साथ उत्पादक के सामान भी हैं। उपभोक्ता सामान वे सामान हैं जिनका अंततः उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे खाद्यान्न, कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन आदि। उद्योग विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार है। प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग प्रकृति की सहायता से वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। यह एक प्रकृति उन्मुख उद्योग है जिसमें बहुत कम मानवीय प्रयास की आवश्यकता होती है, जैसे कृषि, खेती, वानिकी, मछली पकड़ना, बागवानी आदि। आनुवंशिक उद्योग। आनुवंशिक उद्योग बिक्री के उद्देश्य से पौधों और जानवरों के कुछ मसालों के पुनः उत्पादन और गुणन में लगे हुए हैं। मुख्य उद्देश्य ऐसी बिक्री से लाभ कमाना है, जैसे पौध नर्सरी, मवेशी पालन, मुर्गी पालन, मवेशी प्रजनन आदि। निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग मिट्टी, हवा या पानी से माल निकालने से संबंधित है। आमतौर पर निष्कर्षण उद्योगों के उत्पाद कच्चे रूप में आते हैं और उनका उपयोग विनिर्माण और निर्माण उद्योगों द्वारा तैयार उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए खनन उद्योग, कोयला खनिज, तेल उद्योग, लौह अयस्क, जंगलों से लकड़ी और रबर निकालना आदि। विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग मशीनों और मानव शक्ति की मदद से कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलने में लगे हुए हैं। तैयार माल उपभोक्ता सामान या उत्पादक सामान हो सकते हैं, जैसे कपड़ा, रसायन, चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि। निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग में भवन, पुल, सड़क, बांध, नहर आदि का निर्माण कार्य किया जाता है। यह उद्योग अन्य सभी प्रकार के उद्योगों से भिन्न है क्योंकि अन्य उद्योगों में माल का उत्पादन एक स्थान पर किया जाता है तथा दूसरे स्थान पर बेचा जाता है, लेकिन निर्माण उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बेचा जाने वाला माल एक ही स्थान पर लगाया जाता है। सेवा उद्योग। आधुनिक समय में सेवा क्षेत्र राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए इसे सेवा उद्योग कहा जाता है। इस श्रेणी में आने वाले मुख्य उद्योगों में होटल उद्योग, पर्यटन उद्योग, मनोरंजन उद्योग आदि शामिल हैं। 4. ई-कॉमर्स के प्रकार क्या हैं? उत्तर। ई-कॉमर्स को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। B2B बिजनेस टू बिजनेस, एक दूसरे के साथ व्यापार करने वाली कंपनियां जैसे कि निर्माता वितरकों को बेचते हैं और थोक विक्रेता खुदरा विक्रेताओं को बेचते हैं। मूल्य निर्धारण ऑर्डर की मात्रा पर आधारित होता है और अक्सर बातचीत योग्य होता है। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, आम जनता को बेचने वाले व्यवसाय आमतौर पर शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कैटलॉग के माध्यम से सामान बेचते हैं। डॉलर वॉल्यूम के हिसाब से B2B कीमत लेता है और उपभोक्ता को लेनदेन करने के लिए कहता है। C2B उपभोक्ता से व्यवसाय। उपभोक्ता एक निर्धारित बजट के साथ अपनी परियोजना ऑनलाइन पोस्ट करता है और कुछ ही घंटों में कंपनियां उपभोक्ता की आवश्यकताओं की समीक्षा करती हैं और परियोजना पर बोली लगाती हैं। उपभोक्ता बोलियों की समीक्षा करता है और उस कंपनी का चयन करता है जो परियोजना को पूरा करेगी। C2B ऐसे लेन देन के लिए बैठक का मैदान और मंच प्रदान करके दुनिया भर के उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है।
FC2C उपभोक्ता से उपभोक्ता ऐसी कई साइटें हैं जो मुफ्त क्लासिफाइड नीलामी और फोरम प्रदान करती हैं जहां व्यक्ति ऑनलाइन भुगतान प्रणाली जैसे पेबिल से लेकर चीजें खरीद और बेच सकते हैं जहां लोग आसानी से ऑनलाइन पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ईबे की नीलामी सेवा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जहां 1995 से हर रोज व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन होता है। 5 व्यापार में सहायक साधनों से क्या तात्पर्य है, समझाइए। उत्तर वे सभी गतिविधियां जो विनिर्माण केंद्रों से उपभोग केंद्रों तक वस्तुओं के सुचारू प्रवाह को सुगम बनाती हैं व्यापार में सहायक कहलाती हैं। व्यापार सहायता को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आई परिवहन उत्पादन केंद्रों पर या उसके आसपास उत्पादित सभी वस्तुओं को बेचना संभव नहीं है, इसलिए वस्तुओं को अलग अलग स्थानों पर भेजना पड़ता है जहां उनकी मांग होती है। वह माध्यम जो लोगों और सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है परिवहन कहलाता है। ई भंडारण बड़े पैमाने पर उत्पादन के इन दिनों में भंडारण अपरिहार्य है। माल के उत्पादन से लेकर उसके बिकने तक उसे सावधानीपूर्वक संग्रहित किया जाना चाहिए, इसलिए भंडारण की आवश्यकता है। गोदामों को गोदाम भी कहा जाता है। ई बीमा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान या दुर्घटना के कारण या आग या चोरी आदि के कारण भंडारण के दौरान माल नष्ट हो सकता है। व्यवसाय इन जोखिमों को कवर करना चाहते हैं। बीमा कंपनियां इस संबंध में उनकी सहायता करती हैं। एक विज्ञापन विज्ञापन माल बेचने में एक प्रभावी सहायता है। विज्ञापन के माध्यम से उत्पादक अपने माल के बारे में सभी जानकारी संभावित उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है और उनमें उत्पाद खरीदने की तीव्र इच्छा पैदा करता है। विज्ञापन अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। ये इंडोर या आउटडोर हो सकता है। विज्ञापन के माध्यम से लोगों से संवाद करना जब वे अपने घरों में होते हैं इंडोर विज्ञापन कहलाता है। वी बैंकिंग आजकल हम बैंकों के बिना व्यापार की कल्पना भी नहीं कर सकते। व्यापार शुरू करने या उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। बैंक पैसे की आपूर्ति करते हैं। बैंक एक ऐसा संगठन है जो जनता से पैसे जमा करवाता है। मांग पर या अन्यथा निकाले जा सकने वाले पैसे को जरूरतमंदों को उधार देता है। 6 एक व्यवसायी के रूप में आप अपने दैनिक व्यापार में किन विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं, टिप्पणी करें। उत्तर एक व्यवसायी के रूप में व्यवसाय में सभी सहायताएं आवश्यक हैं। आई परिवहन उत्पादन केंद्र में या उसके आसपास उत्पादित सभी उत्पादों को बेचना संभव नहीं है, इसलिए माल को अलग अलग स्थानों पर भेजना पड़ता है जहां उनकी आवश्यकता होती है। ई भंडारण आज के बड़े पैमाने पर उत्पादन में भंडारण महत्वपूर्ण है। निर्माण के क्षण से लेकर बिक्री के क्षण तक माल को सावधानी से संग्रहित किया जाना चाहिए, इसलिए भंडारण की आवश्यकता होती है। ई बीमा बीमा उस व्यवसाय में आवश्यक है जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन को बीमाकर्ता या बीमा कंपनी से वित्तीय सुरक्षा और क्षति की प्रतिपूर्ति मिलती है। एक विज्ञापन उत्पाद की बिक्री के लिए विज्ञापन एक प्रभावी उपकरण है। विज्ञापन के निर्माता अपने उत्पादों और उनकी क्षमता के बारे में सभी जानकारी देते हैं। वी बैंकिंग आजकल हम बैंक के बिना किसी व्यवसाय के बारे में सोच भी नहीं सकते। व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। छोटे और मध्यम व्यवसायों के साथ साथ बड़ी कंपनियों को वित्तीय और सलाहकार सेवाएं प्रदान करें।